हेलो एवरीवन, दिस इज अमन कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल 85 बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे तुम लोग ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे तुम्हें क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और ये है हमारा इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ भी तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर तुम्हें डेली के शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के हैक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, उसका मतलब समझते हैं कि होता क्या है पहले कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम तोड़ते हैं ना, इसमें से एक वर्ड निकलता है कार्बन, एक निकलता है हाइड्रेट। यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखते हैं ना, उसमें हम लोग को जनरली दो चीज देखने को मिलता है। एक तो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, जो कि होगा ही होगा, मस्ट है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप जो कि मस्ट होगा ही होगा। लेकिन दूसरा जो है वो हम बात करते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप का। ठीक है, अब कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके पास या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, अच्छा, अब जिस कार्बोहाइड्रेट के पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसे हम लोग बोलेंगे एल्डोज। ठीक है, जिसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है उसे बोलेंगे हम लोग एल्डोज, और जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है उसे बोलेंगे कीटोज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला हो गया CnH2nOn और CnH2ON। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। लेकिन कुछ इसके साथ एक्सेप्शंस भी आता है, जो कि तुम लोग को पढ़ना होता है केमिस्ट्री के बायोमोलिकुल्स में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी डिटेल तुम लोग वहां पे पढ़ते रहना। यहाँ पे लिख देते हैं पहले विथ सम एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला तुम लिखो तो होगा CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड है क्या? ये है तो रियल में तुम्हारा एसिड। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं। लेकिन जब तुम एसिटिक एसिड के फॉर्मूला को कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला में जब फिट करोगे ना, तो ये फिट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब फिट होने का ये मतलब तो नहीं है कि हमारा जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए लिखा गया यहाँ पे कि कुछ एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, एक तो एक्सेप्शन हम लोगों ने देख लिया कि इसके जनरल फॉर्मूला फिट हो रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो कि वो अपने जनरल फॉर्मूला में फिट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में फर्दर डिटेल तुम लोग पढ़ना केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें जितना पढ़ना था, जितना जानना था, वहां पे बता दिए है। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ कार्बन नेम एग्जांपल। जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसमें अगर 3 कार्बन है तो उसका क्या नाम देंगे? 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? 5 है तो क्या बोलेंगे? 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? 7 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ये है। तो देखो, अगर जिस कार्बोहाइड्रेट के पास 3 कार्बन है तो उसे बोलेंगे हम लोग ट्राइओस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। ठीक है, अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राइओस में कौन कौन सा आ जाएगा? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोस में इरिथ्रोस, पेंटोस में राइबोस, हेक्सोस में आ जाएगा मेरा ग्लूकोज फ्रुक्टोज, हेप्टोज में आ जाएगा सिडोहेप्टोज। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की ओर। ठीक है, चलो, तो देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अच्छा, 3 टाइप्स के तो होते हैं, हम जान गए, लेकिन किस आधार पे 3 टाइप्स किए हैं ये हम लोग, ये भी हम लोग को जानना है। तो देखो, यहाँ पे जो आधार है यानी बेसिस जो है कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का, वो है हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तुम कहने का मतलब समझ सकते हो, तोड़ना, तोड़ने के आधार पे। ठीक है, अगर हम देखा जाए, यहाँ पे देखते हैं मोनोसेक्राइड को, तो मोनोसेक्राइड को हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है यानी कि क्या? ये सिंगल यूनिट है, ये खुद 1 यूनिट है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड का। तो ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड होता है कितने यूनिट में? तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट में क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड भी 100 या फिर 100 से ज्यादा मोनोसेक्राइड के यूनिट में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का। तो मोनोसेक्राइड भाई है कौन कौन, तो जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारा क्या हो गया तुम्हारा मोनोसेक्राइड हो गया। ऑलिगोसेक्राइड का अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे हो जाएंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल जो है सुक्रोज का है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में क्या हो जाएगा, सेलुलोज, ये ग्लूकोज नहीं होगा, यहाँ पे सेलुलोज होगा। ठीक है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इसमें आ जाएगा तुम्हारा सेलुलोज, स्टार्च, ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे पॉलीसेक्राइड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो तीनों को क्या करते हैं, एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं ये तीनों को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड से। ठीक है, तो देखो मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जो कि कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, वो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा होता कैसा है, तो सिंपलर यूनिट है किसका, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। ठीक है, अब देखो नेचर में मात्र 20 मोनोसेक्राइड ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं और स्टडी किया गया है, डिस्कवर है। ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, जिसमें से कुछ चार का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, चार का नाम कौन कौन सा, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ये चार यहाँ पे दिया हुआ है 20 में से, बाकी 16 और हैं जिसका यहाँ पे नाम नहीं है, बट वो 16 भी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पर उसका नाम भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ सिलेबस में जो है वो पढ़ना है जिसके बारे में, तो ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में और राइबोज के बारे में। हालांकि पढ़ना तो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में, लेकिन राइबोज को भी देख लेते हैं। राइबोज को देख लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है राइबोज। आरएनए जो है, आरएनए बना होता है किसका, आरएनए का जो शुगर होता है वो कौन होता है, राइबोज ही तो होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे राइबोज के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का ऊपर ऊपर देख लेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से, फिर फ्रुक्टोज, फिर राइबोज पे जाएंगे। चलो ग्लूकोज, ग्लूकोज में सबसे पहले 6 कार्बन होगा। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यानी कि एन का वैल्यू तुम्हारा 6 है। अब जो फॉर्मूला देखे थे, जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का, CnH2n ON, ठीक है, इसमें एन के जगह पे जब तुम लोग रखोगे 6 को, तुम्हारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला आ जाएगा जो कि बनेगा C6H12O6। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है चैन के फॉर्म में जो कि ये है, और एक एग्जिस्ट करता है रिंग के फॉर्म में, ये है। ठीक है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब जब बात करते हैं हम लोग चैन का, तो चैन वाला अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते चल जाते हैं। चलो, चैन वाला क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जो रिंग वाला होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, पहले तो ग्लूकोज रहता है हमारा चैन के फॉर्म में। ठीक है, और फिर वो मतलब चैन के फॉर्म में तो अनस्टेबल है, अब उसको गेन करना है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कहाँ चल जाता है, वो रिंग के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ग्लूकोज का चैन वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं, फिर रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे, और कैसे रिंग का फॉर्मेशन होता है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो चैन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं। पहले जो C1 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से लगा रहेगा डबल बॉन्ड O और एक सिंगल H, यानी कि क्या है, यहाँ पे पहला कार्बन पे ही पाया जाता है ग्लूकोज का अल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, कौन सा होता है, तो आंसर में रह जाएगा कि अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला कार्बन पे, ग्लूकोज का पहला कार्बन पे क्या क्या तुम्हारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो नहीं, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है पहला कार्बन पे देखोगे तो। ठीक है, अच्छा अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो दूसरा पे, तीसरा पे, चौथा पे, पांचवा पे और छठा पे, लेकिन पहला पे क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो C2 कार्बन है, ग्लूकोज का सेकंड कार्बन, उस पे एक OH देखने को मिलेगा, एक H, तीसरा पे भी वही सेम चीज लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, इसमें सेकंड वाले पे देखोगे तो OH जो है वो राइट साइड है और H जो है लेफ्ट साइड है, लेकिन C3 में देखोगे तो मतलब थर्ड कार्बन पे देखोगे तो OH जो है वो लेफ्ट साइड होता है और यहाँ पे H जो होता है वो राइट साइड में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे C4 में भी जैसे कि C2 में था उसी तरह से C4 में भी एक OH और एक H, OH है कि राइट साइड में, H है कि लेफ्ट साइड में। C5 में भी सेम चीज, यहाँ पे OH जो है वो राइट साइड में और H जो है वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज आता है C6 में, यानी कि 6th कार्बन पे, इसमें एक OH तो पाया जाएगा ही। ठीक है, वो भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में H मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक और H होता है इस कार्बन के स्टेबिलिटी या फिर कह सकते हो इसका जो बॉन्ड है ना पूरा करने के लिए। ठीक है, इसका पूरा वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक और H यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज। अब देखो ग्लूकोज का पहला कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O और ग्लूकोज का लास्ट सेकंड यानी कि C5, ग्लूकोज हो या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो,
उसका लास्ट सेकंड कार्बन और जहां पर लगा हो अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, या तो पहला पे हो सकता है या दूसरा पे हो सकता है, कहीं पर भी, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या करें, या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जहां पर भी हो, तो यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कहाँ पे, पहला पे तो पहला पे, दूसरा पे दूसरा पे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जहां पर भी हो, ठीक है। उसका सी डबल बॉन्ड ओ, वो क्या करेगा, अपने लास्ट सेकंड वाले कार्बन से जो लगा है OH, उसके साथ हेमीएस्टर का फॉर्मेशन करेगा, यहां से जाके ये हेमीएस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, हेमीएस्टर का फॉर्मेशन कैसे करेगा, तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ में से एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अच्छा, टूट गया तो ओ पे आ गया क्या, कौन सा चार्ज आएगा मेरा, ओ पे जाएगा माइनस चार्ज और सी पे जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा H प्लस, अब H प्लस जाएगा O माइनस के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा सी सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। अच्छा, अब जो कार्बन का क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड जो टूटा था वो एक बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और ये O के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से O के साथ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा कंप्लीट, और इसका कार्बन का भी डबल बॉन्ड हो जाएगा कंप्लीट, और जो फिर देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हेमी एस्टल का फॉर्मेशन हो गया। क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हेमी एस्टल इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हुआ क्या क्या, सी डबल बॉन्ड ओ जो था उसमें से एक बॉन्ड इसका टूट गया और यहाँ से H निकल गया, H चला गया O के पास, तो बन गया COH, और यहाँ से जो एक कार्बन का जो बॉन्ड टूटा था वो बॉन्ड आकर के इस O से जुड़ गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुआ हेमी एस्टल का। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला। अब इसी स्ट्रक्चर को क्या किए ना हम लोग, ऐसे जैसे पलट दिए, कैसे पलटे, देखो ऐसे था पहले, ये लंबे था, ठीक है, ये था ऐसे लंबे था, इसको क्या किए, इसको ऐसे घुमा दिए, ठीक है। यानी कह सकते हो कि ये था पोर्ट्रेट था, तुम इसको लैंडस्केप कर दिए, ठीक है। तो जब इसको तुम लैंडस्केप किए ना तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, और इसे सजा दिए अच्छे से, कैसे, तो देखो पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अच्छा, इस ऑक्सीजन से जुड़ा क्या गया था, एक पहला कार्बन एक पांचवा कार्बन जोड़ दिए, पहला कार्बन ये पांचवा कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब पहला कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, तो एक OH एक H, एक OH एक H जोड़ दिए, ठीक है। OH कहाँ है, नीचे की साइड, H कहाँ है, ऊपर के साइड, ठीक है। अब पांचवा कार्बन से क्या जुड़ा है, एक H जुड़ा है, H कहाँ है, नीचे के साइड, ठीक है। अच्छा, और क्या जुड़ा हुआ है, C6H2OH, ये जुड़ा हुआ है कहाँ, तो ये हो गया हमारा ऊपर के साइड, ठीक है। अब देखो, अब इसके बगल में C1 के बगल में आ जाएगा मेरा C2 कार्बन, C1 से क्या जुड़ा हुआ है, और C2 कार्बन जुड़ा हुआ है C2 से C3, C3 से C4, C4 से C5, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब C2 में देखोगे तो एक OH मिलेगा एक H मिलेगा, OH जो कि कहाँ मिलेगा, नीचे की ओर, H मिलेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखो C3 कार्बन में क्या होगा, एक H एक OH, अब इसमें जो H है ना वो नीचे की ओर है और OH जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। अब C4 में देखोगे कि भी यहाँ पर भी OH और H है, तो C4 का जो OH है वो नीचे की ओर है और H ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट देखो ग्लूकोज का जो ये रिंग स्ट्रक्चर है ना वो भी अब दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक होता है अल्फा फॉर्म में, एक होता है बीटा फॉर्म में। अब कैसे हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये अल्फा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो कार्बन फर्स्ट है ना, ग्लूकोज का पहला कार्बन पे जो OH है वो अगर रिंग के नीचे है तो बोलेंगे हम लोग अल्फा, और देखो अगर कार्बन पहला ग्लूकोज का पहला कार्बन पे अगर OH ऊपर में है तो इसे बोलेंगे हम लोग बीटा, ठीक है। इसको एक ट्रिक भी है वो भी बताएंगे यहाँ पे। तो देखो इसको देख किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, इसको देख रहे हैं 6 कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये जो कार्बन है ना देखो ये दोनों में सेम जगह पे रहता है, अपना जगह ये जगह चेंज नहीं करता है ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में और इसका OH देखोगे तो नीचे है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो क्रॉस का फॉर्मेशन कर रहा है। क्रॉस से तुम याद रखो इसको अल्फा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो CH2OH ऊपर में ही है, OH भी ऊपर में ही है, तो यहाँ पर क्रॉस का फॉर्मेशन हुआ नहीं, तो ये हो गया बीटा। तुम इसको ऐसे करके भी याद रख सकते हो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा वाले ग्लूकोज को क्या बोल देंगे हम लोग, अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा वाले को बोल देंगे बीटा डी ग्लूकोज। अब डी क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल इतना जान लो कि हाँ जो ग्लूकोज हम लोग जो नेचुरली देखते हैं, नेचुरली हम लोग को जो देखने को मिलता है, जो खाने को मिलता है, वो डी टाइप का होता है, ठीक है। डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। अब जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज है दोनों आपस में एनोमर्स हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स है। अब एनोमर्स को कहते हैं, एनोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें कि एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, ठीक है। दोनों में अगर देखोगे तो चेंज कहां पे आ रहा है, सिर्फ एक कार्बन पे सिर्फ चेंज आ रहा है।
चेंज क्या क्या हो रहा है, H और OH का दोनों का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ ग्लूकोज का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि देखो ग्लूकोज में हम लोग को अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिला था, तो इसको बोल दिए एल्डो। हेक्सोस क्यों बोले, क्योंकि 6 कार्बन का होता है, तो इसे बोल दिए एल्डो हेक्सोस। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का अगर हम लोग जब ओपन चैन स्ट्रक्चर देखे तो उसमें हम लोग को देखने क्या मिला, एक अल्डिहाइड ग्रुप मिला और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिला। अच्छा, कायरलिटी क्या होता है कार्बन में, तो इस मतलब ग्लूकोज में जो कायरलिटी होता है वो 4 होते हैं। कौन कौन सा, C2 C3 C4 C5, यानी 4 कायरल कार्बन पाए जाते हैं हमारे ग्लूकोज में। अब कायरल क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, आगे वाले स्लाइड्स पे। फिलहाल इतना जानो कि 4 कायरल कार्बन होता है कहाँ, ग्लूकोज में। उसके बाद डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है ग्लूकोज, जो कि नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होते हैं। अब क्या होता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर जब देख रहे हैं ग्लूकोज का, तो इसमें लोग क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक पैरानोज रिंग देखने को मिल रहा है। पैरानोज रिंग यानी कि 6 मेंबर का रिंग होता है, उसको लोग पैरानोज रिंग कहते हैं। अच्छा, अब कोई भी 6 मेंबर का रिंग होगा उसको हम लोग पैरानोज रिंग कह देंगे, नहीं। अब ये क्या पैरानोज रिंग हो जाएगा, नहीं। पैरानोज रिंग या फिर फ्यूरानोज रिंग। पैरानोज रिंग यानी कि 6 मेंबर, उसमें 6 मेंबर होने चाहिए। अब 6 मेंबर कौन कौन, 6 मेंबर में से 5 तो कार्बन होगा, लेकिन एक ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। जब तक एक ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक उसको हम लोग पैरानोज बोलेंगे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन आ जाए यानी कि 5 मेंबर, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्यूरानोज। फ्यूरानोज का रिंग है वो। ठीक है, जो कि हमारा पाया जाता है फ्रुक्टोज में पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे मुटर रोटेशन भी कुछ शो करता है, ग्लूकोज जो है मुटर रोटेशन शो करता है। मुटर रोटेशन कहने का मतलब कि क्या है कि अल्फा कभी अल्फा बीटा में चेंज होता रहता है, इनका इंटर कन्वर्जन होगा। ठीक है, कभी ग्लूकोज को अगर तुम डाल दोगे कोई सोल्यूशन में, तो वहां पे अल्फा ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, बीटा ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, मतलब इंटर कन्वर्जन होता रहता है आपस में ही। ठीक है, इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए, म्यूटर रोटेशन भी नाम दे दिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर देखा जाए ग्लूकोज का, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फेलिंग टेस्ट है या फिर टॉलरेंस रिएजेंट, इन लोग के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि फेलिंग रिएजेंट या फिर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है भाई, क्योंकि इसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसीलिए वो रिएक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो जो ग्लूकोज होता है हमारे पास, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे, तो जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वो एटीपी से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो क्या ग्लूकोज के फॉर्म में ही तो मिलता है ना। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे ग्लूकोज को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कायरल कार्बन पे। कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, कायरल कार्बन इज अ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप। ठीक है, एक ऐसा कार्बन, कार्बन में 4 वैलेंसी तो होता ही, जानते ही हो, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये 4 बॉन्ड तो बनाया है कार्बन, लेकिन चारों अलग अलग ग्रुप होगा। यहाँ ए है, बी है, एक्स है, वाई है, यानी कि चारों अलग अलग होना चाहिए। चारों ग्रुप क्या होगा, कार्बन से जुड़ा हुआ अलग अलग होगा, तब जाके उस कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग, कि वो कायरल कार्बन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी देखो, अब कायरल कार्बन का बात की है, तो अब ग्लूकोज में कौन कौन सा लिखा, C2 C3 C4 C5 क्या है, कायरल कार्बन है। कैसे भाई, तो चलो चलते हैं स्ट्रक्चर पे, चेन स्ट्रक्चर पे ग्लूकोज का। देखो C2 को देखो तो एक OH एक H, और बाकी ये नीचे में पूरा ये ग्रुप और ऊपर में ये ग्रुप, तो हो गया ना C2 कायरल। C3 को देखो एक H एक OH, बाकी ये ऊपर में इतना ग्रुप नीचे में इतना ये ग्रुप, ये भी कायरल है। C4 में देखो एक OH एक H, ऊपर में ये ग्रुप नीचे में ये ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर देखो एल्डिहाइड है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे दोनों में क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो कायरल तो हुआ ना। उस तरह C5 में देखोगे तो ये पूरा ग्रुप, और यहाँ पे OH H और ये वाला ग्रुप, तो क्या हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज में कितने कायरल हो गए, 4 कायरल। कौन कौन सा, C2 C3 C4 और C5, यानी कि ये चारों क्या हो गए हमारे कायरल कार्बन। अच्छा, अब C6 क्यों कायरल नहीं है भाई, C6 में देखोगे एक OH है, ये वाला पूरा ग्रुप है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, माने कि दो, एक ही एटम 2 बार आ गया ना एक कायरल, मतलब एक कार्बन से, तो इसे हम लोग कायरल नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो कायरल के बाद हम लोग देखते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी क्या होता है। ठीक, अब जैसे जो कायरल कार्बन है, ठीक है, वहां जैसे कि ग्लूकोज में था C2 C3 C4 C5, ये सब क्या था, कायरल कार्बन था। उसमें से कोई भी एक कायरल कार्बन को हम लोग उठा लेंगे, ठीक है, और उस पर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवाएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है तुम लोग को। ठीक है, अच्छा, अब सिंपली यहाँ पे जानो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है एक तरह का, उसको लोग पास करवाते हैं कायरल कार्बन से। ठीक है, अब जब कायरल कार्बन से पास करवाएंगे ना, तो वो कंपाउंड क्या होता है, घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
अगर वो कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा उसे बोलेंगे वो रोटेट कर गया राइट की तरफ, तो उसे बोल देंगे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो उसे बोलेंगे कि वो रोटेट कर गया है लेफ्ट की तरफ, और उसका नाम दे देंगे हम लोग लेवो रोटेटरी, जिसका एग्जाम्पल होता है फ्रुक्टोज, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। अब समझे क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। यहां तक हमारा ग्लूकोज का सारा चीज हम लोग पढ़ लिए, और लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर राइबोस की तरफ। ठीक है, राइबोस के बारे में थोड़ा सा देखना है, पढ़ लेते हैं क्या है। देखो राइबोस में भी क्या होता है, 5 कार्बन होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला था उसमें तुम जब n के जगह पे 5 पुट करोगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा राइबोस का, तो इसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो राइबोस का भी ये चेन स्ट्रक्चर, ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक चैन के फॉर्म में या फिर रिंग के फॉर्म में। अब सब चीज सेम चलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें राइबोस में भी तुम्हारे पास देखने को मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, जो कि कहाँ होता है पहले कार्बन पे होगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें 5 है तो इसमें भी लास्ट सेकंड वाले से क्या करेगा, जाके गुलू गुलू करेगा, गुलू गुलू करके क्या करेगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पर भी फॉर्मेशन किया है किसका, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, अच्छा, और रिंग जो होता है वो अनस्टेबल होता है, अब उसको स्टेबिलिटी गेन करना है, तो इसलिए क्या किया, वो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन किया, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करके चला गया रिंग में, और रिंग में चला गया तो हो गया वो स्टेबल। अब रिंग में चला गया तो रिंग में कैसे सजाया, उसी तरह से सेम। देखो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को यहाँ पे रख दिया। अब ये ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक पहला कार्बन और चौथा कार्बन जोड़ दिया, पहला कार्बन और चौथा कार्बन। अब पहला कार्बन से क्या जुड़ा है, एक OH एक H, यहाँ पे भी वही चीज। फिर चौथा कार्बन से क्या जुड़ा है, तो CH2OH और H, यहाँ पर वही तरह से, मतलब कि जो जैसे हम लोग ग्लूकोज में पढ़े उसी तरह से यहाँ पर भी जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग को राइबोस 2 तरह के देखने को मिलेंगे, जो चैन वाला कर रहे हैं, सॉरी साइक्लिक जो राइबोस है वो भी 2 तरह के देखने को मिलेंगे। कैसे, तो एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस किसको लेंगे, तो जो 5वां कार्बन है इसको हम लोग रेफरेंस लेंगे, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर OH नीचे है तो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे यानी क्रॉस बना रहा है, तो अल्फा राइबोस। अगर ये OH यहाँ पे चल जाए, ये H नीचे आ जाए, तो ये हो जाएगा बीटा राइबोस। ठीक है, जनरली लेकिन हमारे जो बॉडी में पाया जाता है वो अल्फा राइबोस ही पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब राइबोस कहाँ कहाँ होगा, तो आरएनए में, एटीपी में, एडीपी में, सारे में देखने को मिलेगा तुम लोग को अल्फा राइबोस ही देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग अल्फा राइबोस कॉमन होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, राइबोस को ही, मतलब जो अल्फा राइबोस है उसको कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। ठीक है, तो देखो जब मॉडिफिकेशन किए ना अल्फा राइबोस को, तो बन गया डीऑक्सी राइबोस। तो डीऑक्सी राइबोस कहने का क्या मतलब, जो सेकंड कार्बन है इस राइबोस का, ठीक है, उससे क्या किए, एक OH को, मतलब OH के एक O को रिमूव कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये OH है ना, इसमें सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे लगा है OH। ठीक है, और यहाँ पर देखो वही सेकंड कार्बन के OH से O को रिमूव कर दिए, सिर्फ H को रहने दिए, तो ये बन गया डीऑक्सी राइबोस, जो कि DNA में पाया जाता है। DNA का सुगर कौन है, डीऑक्सी राइबोस, RNA का सुगर कौन है, राइबोस। समझा, यहीं पर से आता है। अब चलो राइबोस का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये होता है एल्डो पेंटोस। एल्डो क्यों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। पेंटोस क्यों, क्योंकि 5 कार्बन का होता है। तो क्या लिखा भाई, 5 कार्बन एटम, एक एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें कायरलिटी का देखोगे तो 3 तुमको देखने को मिलेगा कायरलिटी। कौन कौन सा, C2 C3 C4, ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कायरल कार्बन है। देख लो राइबोस का स्ट्रक्चर से एक बार। देखो C2 में एक OH एक H, एक ये वाला ग्रुप, एक नीचे वाला ग्रुप। C3 में देखोगे तो एक OH एक H, एक ऊपर वाला ग्रुप, नीचे वाला ग्रुप। C4 में देखोगे तो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ऊपर ग्रुप, ये नीचे ग्रुप। C5 में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो दो H लगा हुआ है, तो ये कायरल होगा नहीं। ठीक है, तो राइबोस में कितने कायरलिटी, 3 कायरल कार्बन। ग्लूकोज में कितने, तो 4। अच्छा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तुमको, फ्रेनोज रिंग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5 मेंबर का रिंग। कैसे भाई, तो 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। देखो इसका जो तुम रिंग देखोगे ना राइबोस में, तो यही चीज तो मिलेगा। 1 ऑक्सीजन हो गया, 4 कार्बन। कैसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, ये कौन सा रिंग हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेनोज रिंग। तुम लोग कह सकते हैं जब 5 मेंबर रिंग होगा तो उसको फ्रेनोज रिंग बोलेंगे, 6 मेंबर रिंग होगा तो उसे पायरानोज रिंग बोलेंगे। लेकिन पायरानोज और फ्रेनोज बट तभी यूज करेंगे जब उसमें 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब रोल इन आरएनए। इसका आरएनए में क्या रोल है, तो जो राइबोज होता है वो शुगर है किसका, आरएनए का। अच्छा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अगर बात करें तो राइबोज के सेकेंड, थर्ड और 5th कार्बन पर OH ग्रुप होता है। ठीक है, ये तो जानते हो। लेकिन जब सेकेंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है ना, उसमें से अगर हम O को हटाते हैं तो क्या होता है, हमारा डीऑक्सीराइबोस बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब डीऑक्सीराइबोस, एक चीज देखना कि डीएनए जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है, और आरएनए जो होता है ये कम स्टेबल होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि आरएनए के जो सेकंड पोजीशन पे ना यहाँ पे OH ग्रुप होता है, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है, यही आरएनए को अनस्टेबल बनाता है।
और डीएनए को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर OH का O रिमूव होता है और यही O को हटने के कारण से डीएनए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है आरएनए से। ठीक है, वही चीज लिखा है यहाँ पे, सेम चीज लिखा है। देखो सेकंड कार्बन का OH आरएनए को लेस स्टेबल बनाता है और डीएनए पे जो सेकंड कार्बन का जो OH नहीं, OH का सिर्फ O नहीं होता है ना, तो O को नहीं होने के कारण क्या होता है, डीएनए ज्यादा स्टेबल हो जाता है आरएनए से। ठीक है, अच्छा लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर कौन सा है, तुम्हारा राइबोस है। तो राइबोस इसलिए क्योंकि देखोगे तुम हर सेल में आरएनए तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसा भी सेल हो आरएनए मिलेगा। जब आरएनए है तो आरएनए का तुम्हारा शुगर कौन है, तो राइबोस, वो भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर कौन है, तो ये राइबोस ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा राइबोस भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्रुक्टोज पे। ठीक है, फ्रुक्टोज को भी देखोगे तो यहाँ पर भी तुम्हें 6 कार्बन देखने को मिलेंगे, उसी तरह से सेम जैसे ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला भी फ्रुक्टोज का वही है। हम लोग कह सकते हैं दोनों क्या है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रुक्टोज का और ग्लूकोज का सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज में पहले कार्बन पे क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप लगा था, लेकिन यहाँ पे फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सारा चीज तुमको सेम देखने को मिलेगा, डिफरेंस सिर्फ यही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, तो ग्लूकोज का पहला कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप था, फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन पे कीटोन का ग्रुप है। ठीक है, अब जो है ग्लू ग्लू होगा, सी डबल बॉन्ड O के बीच में होता है और लास्ट सेकंड कार्बन के बीच में होता है। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड O कहाँ पे, सेकंड कार्बन से लेके 5वां कार्बन के बीच में होगा। क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H को ले जाएगा। अब यहाँ पर जो एक बॉन्ड बनाना था ये O के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बनने के बाद क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, हेमी केटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखो होता तो है ऐसे, एस्टल ही बोल सकते हो, एस्टल बोलो या केटल बोलो एक ही बात है। IUPAC ने सेम ही दर्जा दे दिया, क्या तो तुम एस्टल बोलो या केटल बोलो एक ही चीज है, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जैसे हम लोग ग्लूकोज में देखे थे जो चेन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, रिंग जो होता है वो स्टेबल होता है। अब जैसे हम लोग ग्लूकोज में राइबोज में बनाते हैं रिंग कैसे बनेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिया, इससे क्या जुड़ा हुआ है, C2 और C5 जुड़ा हुआ है, उससे बाकी सारा जोड़ के तुम लोग बना लेना। ठीक है, इसमें सब सेम चीज है, सेम यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब चलो जैसे ग्लूकोज में राइबोज में देखे थे अल्फा बीटा, उस तरह से यहाँ पर भी अल्फा बीटा देखेंगे। ठीक है, OH पे डिपेंड करता है, OH अगर रिंग के नीचे है तो लेकिन हाँ यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि C2 पर हम लोग देखेंगे सेकंड कार्बन पर, राइबोज में और ग्लूकोज में लोगों ने पहला कार्बन पर देखा था। ठीक है, कि पहला कार्बन पे OH कहाँ है, लेकिन हम लोग जब फ्रुक्टोज का बात करेंगे तो हम लोग सेकंड कार्बन पर देखेंगे कि OH कहाँ पे, ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, सेकंड कार्बन पे देख रहे हैं कि OH कहाँ है, तो सेकंड कार्बन पे OH नीचे है, इसमें सेकंड कार्बन पे OH ऊपर है। अच्छा, रिस्पेक्ट हमारा वही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, यही वाला रिस्पेक्ट है हमारा। इसके रिस्पेक्ट में ये देखो, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो क्रॉस बन रहा है, तो ऊपर नीचे क्रॉस हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा, ये ऊपर में ये भी ऊपर में तो बीटा बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी सेम अल्फा बीटा दोनों क्या एक दूसरे का एनोमर्स है। ठीक है, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये हो गया। चलो अब देखो फ्रुक्टोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है केटो हेक्सोस। केटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है, हेक्सोस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन से बना होता है। अच्छा, केटो ग्रुप अगर देखा जाए तो इसमें सेकंड कार्बन पे कहाँ, अच्छा कीटोन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेकंड कार्बन पे। अल्डिहाइड कहाँ प्रेजेंट था वहां पे ग्लूकोज में, तो पहला कार्बन पे। स्वीटनेस देखा जाए तो फ्रुक्टोज का ज्यादा स्वीट होता है, किससे, ग्लूकोज से और सुक्रोज से। पैरेलिटी देखा जाए तो इसमें 3 कार्बन सेंटर होंगे, C3 C4 C5। अच्छा, अब साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे फ्रेनोज रिंग बनेगा यहाँ पर भी, और 5 मेंबर का रिंग होगा जिसमें कि 1 ऑक्सीजन होगा और 4 कार्बन होगा। ठीक है, अच्छा फ्रुक्टोज जो है कि पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो फ्रूट में, हनी में, सुक्रोज में, ये सब में देखने को मिलेगा। अच्छा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो कि क्या है दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला दोनों का देखने को सेम मिलेगा लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग का मोनोसेकेराइड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं ओलिगोसेकेराइड पे। ठीक है, तो देखो ओलिगोसेकेराइड ये बना होता है सबसे पहले 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट का। उसका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो C6H10O5N होगा। ठीक है, जहां पे N का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2 से लेकर के 10 तक। ठीक है, अच्छा ओलिगोसेकेराइड का भी टाइप्स होता है, क्या क्या, तो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेपेटासेकेराइड, ये सारे होते हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ना होता है सिर्फ डाइसेकेराइड के बारे में ही, डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, डाइसेकेराइड में भी क्या क्या आता है एग्जांपल, तो सुक्रोज आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा। ट्राइसेकेराइड में क्या आएगा, रेफिनोज आएगा। ये सिर्फ एग्जांपल जानने के लिए, ये सब के बारे में तुमको पढ़ना नहीं है, रेफिनोज ये सब के बारे में सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, तो डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है।
अच्छा, डाइसैकेराइड में किस किस के बारे में, तो सुक्रोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में, माल्टोज के बारे में, ये सारे के बारे में डिटेल्स में स्टडी करना है हम लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, उससे पहले देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, मोनोसेकेराइड यूनिट आर लिंक्ड वाया अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब जो देखो जो ओलिगोसेकेराइड होता है वो बना होता है 2 से 10 मोनोसेकेराइड के यूनिट का। अब 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट कहने का मतलब एक ये मोनोसेकेराइड है, एक ये मोनोसेकेराइड है। अब ये दोनों मोनोसेकेराइड एक आपस में जुड़ेगा कैसे, तो आपस में जुड़ता है ना तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को बोलते, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अभी कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जान लो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की मदद से क्या होता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब फिर स्वीटनेस का अगर बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड का, तो जनरली ये भी स्वीट टेस्ट में होता है, मतलब मीठा ही होता है, स्पेशली डाइसेकेराइड। जो डाइसेकेराइड होता है वो खास करके मीठा होता है। अच्छा, स्पेशली डाइसेकेराइड कहने का मतलब ओलिगोसेकेराइड में बहुत सारे टाइप्स हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ये सारे हैं। लेकिन ये सारे में से जो डाइसेकेराइड होता है वो ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अब उससे तुम कंपेयर मत करने लग जाना कि फ्रुक्टोज से, ठीक है। फ्रुक्टोज का केस अलग था, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में आता है तुम्हारा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, ये सारे आते हैं। तो इसमें से सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि इसमें से कौन मीठा होगा, तो इसमें से सबसे ज्यादा मीठा होगा तुम्हारा डाइसेकेराइड। वही चीज लिखा है, ओलिगोसेकेराइड आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, ओलिगोसेकेराइड जनरली स्वीट होते हैं लेकिन स्पेशली डाइसेकेराइड ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, ये कह रहा है। ये हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का अगर बात करते हैं कि ह्यूमन में जैसे कि एंजाइम देखने को मिलता है, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये सारे देखने को मिलते हैं। जो इसका काम होता है वो क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ेगा, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा, और तोड़ करके सुक्रोज को जैसे तोड़ेगा पहले, ठीक है। सुक्रेज क्या किया, सुक्रोज को तोड़ा, और सुक्रोज को तोड़ करके उसको एक मोनोसेकेराइड की यूनिट में लाएगा, फिर जाकर के डाइजेस्ट होगा, फर्दर डाइजेस्ट होगा। ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब है सुक्रोज हम लोग खाएं, ठीक है, और सुक्रोज डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में। सुक्रोज क्या करेगा, उसके पास एंजाइम आएगा सुक्रेज, उसको तोड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ करके उसके मोनोसेकेराइड यूनिट में फॉर्म में लाएगा, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में लाएगा, तब जाकर वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। इस तरह से लैक्टोज में भी, उसी तरह से माल्टोज में भी लैक्टोज के पास लैक्टेज आएगा, और लैक्टेज जो है लैक्टोज को तोड़ेगा, फिर वो मोनोसेकेराइड का यूनिट बनेगा, फिर जाकर डाइजेस्ट होगा। माल्टोज है, माल्टोज भी क्या होगा, उसके पास माल्टेज आएगा, माल्टोज को तोड़ देगा, माल्टोज को तोड़कर उसको बनाएगा मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड फिर जाकर डाइजेस्ट होगा, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड का, एनर्जी सोर्स के जैसा ये भी काम करता है, ठीक है। प्ले इन रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग। अच्छा, सेल, अब इसका काम होता है सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन मतलब सेल को पता करता है, ठीक है। सेल पता करने कहने का मतलब कि ब्लड ग्रुपिंग जो है ना, हमारा ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, कहाँ पे ए है, बी है, ये कैसे पता चलता है, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ही तो पता चलता है ना। ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन पे, वो किसका बना होता है, ओलिगोसेकेराइड का ही बना होता है। और उसी ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से ही तो हम लोग पहचान पाते हैं ना सेल को, कि कौन सा ये सेल है, ए पॉजिटिव, ए है, बी है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो ये पहचानते हैं हम लोग ओलिगोसेकेराइड के प्रेजेंस के कारण। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड कहाँ पे प्रेजेंस होगा, सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंस होता है, किसके फॉर्म में, तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, सुक्रोज के बारे में, फिर लैक्टोज के बारे में, फिर माल्टोज के बारे में, ठीक है। क्योंकि ओलिगोसेकेराइड में हम लोग को मेनली पढ़ना है डाइसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड में भी मेनली पढ़ना है हम लोग को सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले माल्टोज से, ठीक है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा उसे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, एक याद करने वाली ही बात है, रिड्यूसिंग शुगर तुम्हारा लैक्टोज और माल्टोज दोनों रिड्यूसिंग है, और नॉन रिड्यूसिंग तुम्हारा सिर्फ एक सुक्रोज होता है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इसको सिर्फ याद रखो एकदम, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब देखो माल्टोज जो होता है वो बनता कैसे है, ठीक है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, देखो माल्टोज है, माल्टोज को जब हम लोग ने क्या किया, अब तोड़ा, तोड़े तो हम लोग को मिला क्या, ग्लूकोज मिला, ठीक है। 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देखने को मिला, माल्टोज को जो हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग को 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग को तोड़ने का बाद। और टूटेगा कैसे, तो माल्टोज के लिए एंजाइम आएगा कौन सा, माल्टेज, जो कि हम लोग पीछे अभी देखे थे, माल्टेज एंजाइम, वो क्या करेगा, माल्टोज को तोड़ देगा क्या में, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। ये हो गया तोड़ने के बाद। अब बात करते हैं जोड़ेंगे कैसे, तो देखो भैया,
हमारे पास एक यूनिट है ग्लूकोज का और एक ये यूनिट है ग्लूकोज का। तो इस ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन दोनों आपस में करेगा ग्लू ग्लू, और यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी निकलेगा। और पानी निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इसी बॉन्ड को तो हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अब कौन सा लिंकेज है भैया, ये कैसे, तो देखो ये भी कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, ये भी कौन सा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज है, इसलिए हम लोग लिख दिए पहले अल्फा। अच्छा, इस ग्लूकोज का पहला कार्बन, इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना वो देखो अल्फा हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा पहला कार्बन, फिर आ जाएगा चौथा कार्बन, और फिर इसको नाम दे देंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका नेमिंग किए इस बॉन्ड का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो माल्टोस होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो माल्टोस होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। उसके बाद देखो लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर है, पहले ही बताया था, इसमें भी क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, अब जो लैक्टोज होता है वो उसको अगर हम तोड़ते हैं, जब तोड़ेंगे लैक्टोज को तो उससे मिलेगा हम लोग को एक ग्लैक्टोज मिलेगा, एक ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ दिया हुआ है आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लैक्टोज, जो ग्लैक्टोज होगा वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, और जो ग्लूकोज होगा वो भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि लैक्टोज भी क्या होगा, हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होगा। अच्छा, ये तो बात हो गया मेरा भैया तोड़ने का, लैक्टोज को तोड़ दिए, कैसे तोड़े, तो लैक्टेज एंजाइम लाए, तोड़ दिए, तोड़ने के बाद हम लोग को मिल गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी लैक्टोज और डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिल गया। अब चाहते हैं जोड़ना, जोड़ दे कैसे लैक्टोज को बनाए, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ग्लैक्टोज लेंगे, एक ग्लूकोज लेंगे। ठीक है, अब ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, ठीक है, ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन, दोनों को क्या करेंगे, ग्लू ग्लू करवाएंगे आपस में। जब ग्लू ग्लू करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा, यानी कि डिहाइड्रेशन होगा, और क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो लिए थे ना वो बीटा वाला लिए थे इस बार। तो पहले जब हम लोग देखे थे माल्टोज में वो था अल्फा वाला, अल्फा ग्लूकोज था, लेकिन यहाँ पर जो लिए हम लोग बीटा डी ग्लूकोज लिए और बीटा डी ग्लैक्टोज लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं पहले बीटा, फिर उसके बाद बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है, तो 1 और 4 के बीच में, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उससे हम लोग क्या किया, यहाँ पे नेमिंग किया बॉन्ड का भी। तो देखो C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज और C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये हो गया हमारा लैक्टोज खत्म यहाँ पे। अब चलते हम लोग सुक्रोज पे। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग इंड होता है इसके पास, मतलब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और इसे हम लोग इसका एक और नाम जानते हैं, सुक्रोज को एक और नाम से जानते हैं, इसका हम लोग नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इनवर्टेज। एक मिनट अच्छे से लिखने दो, इनवर्टेज शुगर। ठीक है, अच्छा, और जो लैक्टोज था ना उसका भी हम लोग एक और नाम जानते हैं, उसका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। ठीक है, ये चलो ये हो गया। अब देखो इसमें भी सेम है, इसमें कुछ खास है नहीं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं पहले, तो ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे ना तो इससे हम लोग को मिलेगा एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लेबोरेटरी फ्रुक्टोज देखने को हम लोग को मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई भैया तोड़ने का, सुक्रोज को तोड़ दिए तो क्या मिला हमको, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिला और लेबोरेटरी फ्रुक्टोज मिला। ठीक है, अच्छा, और सुक्रोज जो होता है कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। अब बात करते हैं जोड़ने का। ठीक है, ग्लूकोज को जोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज को बनाएंगे कैसे, तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज लिए और बीटा डी फ्रुक्टोज लिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये स्टार मार्क कर रहे हैं इसको। सुक्रोज जो बनता है कैसे बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये बीटा डी फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन, बीटा डी फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन और अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, दोनों आपस में ग्लू ग्लू किया, गुल्लू गुल्लू करके यहाँ पर से पानी निकाला, पानी निकाला यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, इस बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे अल्फा 1,2 नहीं होगा, अल्फा बीटा 1,2, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे गलती है, ठीक है, थोड़ा सुधार लेना, रुक जाओ कर ही दे रहे हैं। ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो अल्फा वाला है, बीटा फ्रुक्टोज जो है बीटा वाला है, तो अल्फा बीटा। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज का पहला कार्बन लिया तो इसलिए 1 और फ्रुक्टोज का दूसरा लिया इसलिए 2, और बॉन्ड
जो बना उस बॉन्ड का नाम दे दिया क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यही चीज तो है। यहाँ पे हमारा सुक्रोज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड की ओर। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। जो पॉलीसेकेराइड होता है वो लॉन्ग चेन होता है शुगर का। ठीक है, दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, अब देखो जो पॉलीसेकेराइड होता है ना उसमें बहुत सारे यूनिट्स आते हैं मोनोसेकेराइड के। कैसे, जैसे कि एक दीवार है, उस दीवार को बनने में बहुत सारे ईंट लगते हैं ना। ठीक है, बहुत सारे जिस तरह से ईंट लगते हैं एक दीवार को बनने में, उसी तरह से एक पॉलीसेकेराइड को फॉर्मेशन होने में उसे बहुत सारा मोनोसेकेराइड मिलता है। जैसे देखो सेलुलोज देख लो, कितने सारे, ये देखो ये जो डॉट डॉट करके दिखाया है ना, सारे डॉट डॉट करके सारे स्ट्रक्चर में डॉट डॉट करके जितने भी दिखाया सब मोनोसेकेराइड का यूनिट है। तो देखो ना यहाँ पे पॉलीसेकेराइड में जितने भी पॉलीसेकेराइड है सब में मोनो कितना सारा मोनोसेकेराइड आया है, और तब जाकर के एक पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो मोनोसेकेराइड होता है वो पॉलीसेकेराइड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम करता है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड कहाँ देखने को मिलेगा, तो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट में देखने को मिलेगा। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये कैसा होता है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अच्छा ये पॉलीसेकेराइड ये कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को, फिल्ट्रेट में या फिर रिटेंटेट में, रिटेंटेट में ऊपर में अवशेष जो बचा रहता है उसमें देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स बिकॉज देयर बेसिक कंपोनेंट आर शुगर। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो शुगर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो देखो पॉलीसेकेराइड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अच्छा, अब जो होमोपॉलीसेकेराइड है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड है इसको हम लोग बांटे किस आधार पे हैं, बेसिस क्या है, देखो ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें कि मोनोसेकेराइड का जो यूनिट है ना वो सेमी मोनोसेकेराइड हो। ठीक है, जैसे पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, मोनोसेकेराइड का बहुत सारा यूनिट होता है। ठीक है, अब वो सेम मोनोसेकेराइड्स अगर एक पॉलीसेकेराइड में है तो उसे बोल देंगे हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड। अगर अलग अलग तरह के यानी कि बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है एक पॉलीसेकेराइड में, तो उसे बोल देंगे हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ए वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, एक तरह के मोनोसेकेराइड से जो बनता है उसे बोलेंगे हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड। और जो टू या टू से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मोनोसेकेराइड के यूनिट से बनता है उसे बोल देंगे हम लोग हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब होमोपॉलीसेकेराइड का आ जाएगा एग्जांपल जैसे कि स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, ये हो गया। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का आ जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन, अगर अगर, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसमें ना स्टार्च, काइटिन इस सबको एक एक करके हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ आज के क्लास को। ठीक है, अब बाकी ये सारा का जितना भी डिटेल्स में स्टडी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, लेक्चर 3 में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट में जरूर बताना क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, और वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि तुम्हें अगर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।